सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वर्गों के आर्थिक आधार के बारे में। वर्गों का जो आर्थिक आधार है वो क्या है, किस प्रकार से निर्धारण हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत में सामाजिक वर्गों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं के बारे में, किन किन विशेषताओं के आधार पर वर्ग समाज में बनते हैं या वर्ग कौन कौन सी विशेषताओं के साथ समाज में व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्गों का आर्थिक आधार। वर्ग निर्धारण केवल आर्थिक आधार पर ही होता है ऐसा नहीं है। कुछ समाजशास्त्री, जिनमें मार्क्स प्रमुख हैं, वर्ग निर्धारण के आर्थिक पक्ष को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका मानना है कि उत्पादन प्रणाली एवं उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर ही वर्ग निर्मित होते हैं। जिन लोगों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है वे पूंजीपति, और जो लोग श्रम बेचकर जीवन यापन करते हैं वे श्रमिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के वर्ग मार्क्स ने बताए थे कि जो साधनों पर अपना स्वामित्व रखते हैं वो पूंजीपति कहलाते हैं और जो श्रम बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं वो श्रमिक कहलाते हैं। मार्क्स ने तीसरा वर्ग किसानों का भी बताया, किंतु उन्होंने आर्थिक दृष्टि से केवल दो वर्ग, बुर्जुआ एवं सर्वहारा को ही अधिक महत्व दिया है। मार्क्स ने बताया कि दो वर्ग प्रत्येक युग में रहे हैं, बुर्जुआ वर्ग जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं और सर्वहारा का शोषण होता रहा है, और इसी कारण से समाज में वर्ग संघर्ष पैदा हुआ। इस वर्ग संघर्ष का अंतिम परिणाम वर्ग विहीन समाज का निर्माण है। ये मार्क्स की अवधारणा है जिन्होंने वर्गों का निर्धारण केवल अर्थ के आर्थिक के आधार पर बताया है। लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों का यह भी मानना है कि वर्ग केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी निर्मित होते हैं। समाजशास्त्री बीसेंज एवं बीसेंज ने व्यक्ति के मकान का प्रकार, पड़ोस एवं आय के स्रोत को भी वर्ग निर्धारण में महत्वपूर्ण माना है। आधुनिक समाजों में विलासिता की वस्तुओं का उपयोग जैसे रेडियो, फ्रिज, टीवी, कार, टेलीफोन, बंगला आदि का स्वामित्व भी व्यक्ति की वर्ग स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्ग निर्धारण का एक आधार व्यक्तिपरक मापदंड भी है। जब व्यक्ति से पूछा जाए कि आप किस वर्ग के सदस्य हैं, वह अपने को जिस वर्ग में रखता है उसके आधार पर ही वर्ग तय होता है। प्रत्येक वर्ग की एक सामाजिक परिस्थिति, एक विशिष्ट संस्कृति, खान पान, रहन सहन एवं जीवन शैली भी होती है जो दूसरे वर्गों से भिन्न होती है। मैक्स वेबर ने वर्ग निर्धारण में परिस्थिति समूह को महत्वपूर्ण माना है। वे कहते हैं, समान प्रकार की जीवन शैली एवं जीवन अवसर प्राप्त लोगों का एक समूह होता है और यही वर्ग कहलाता है। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने परिस्थिति के आधार पर वर्गों का निर्धारण बताया है। समाजशास्त्री वार्नर ने 8 प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि हम वर्ग का आधार केवल आर्थिक या धन ही माने तो भी समाज में 2 या 3 वर्ग बनते हैं, जैसे अमीर, मध्यम एवं गरीब। परंतु हम देखते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के वर्ग हैं जिनका आधार धन के साथ साथ संस्कृति, जीवन शैली, शिक्षा, व्यवसाय आदि भी हैं। यदि केवल धन ही वर्ग निर्धारण का आधार होता है तो एक निपट एवं धनी गंवार व्यक्ति एवं वैश्या की सामाजिक परिस्थिति डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि से ऊंची होती। स्पष्ट है कि वर्ग निर्धारण में आर्थिक आधार महत्वपूर्ण होते हुए भी सब कुछ नहीं है। अन्य आधार भी हैं जिनके आधार पर समाज में वर्ग पाए जाते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे भारत में वर्ग विभाजन के आधारों पर। भारत में जो वर्ग व्यवस्था है, जो वर्गों का विभाजन किया गया है, ये विभाजन किन किन आधारों पर किया जाता है इनके बारे में।
और सबसे पहला आधार है संपत्ति, धन और आय। वर्ग निर्धारण के आधारों में संपत्ति, धन और आय प्रमुख हैं। अधिक आय के द्वारा ही संपत्ति एवं धन का संकलन किया जाता है और धन के सहारे ही सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त की जाती है, जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। समाजशास्त्री मार्क्स और मोनाचेसी की मान्यता है, उत्पादन के साधनों एवं उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्ति का कितना नियंत्रण है, इसी आधार पर उसकी वर्ग स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। बुर्जुआ वर्ग का उत्पादन के साधनों पर सर्वाधिक नियंत्रण होता है। व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि और आर्थिक शक्तियों के वितरण में असमानता ने ही विभिन्न वर्गों के निर्माण में योग दिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि केवल संपत्ति एवं धन का स्वामित्व ही सब कुछ नहीं है, वरन वर्ग निर्धारण में यह भी देखा जाता है कि संपत्ति और आय का स्रोत क्या है। जिस व्यक्ति ने चोरी, मिलावट, तस्करी, कालाबाजारी आदि अनैतिक तरीकों से पैसा कमाया है, उसकी वर्ग स्थिति व्यापार एवं उद्योग में ईमानदारी से कमाने वाले की तुलना में ऊंची नहीं होती, क्योंकि उसके धन अर्जन करने का तरीका घृणित माना जाता है। पैतृक संपत्ति के स्थान पर स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति को धारण करने वाले की वर्ग स्थिति भी ऊंची मानी जाती है, क्योंकि उसने स्वयं अपनी मेहनत के आधार पर धन अर्जित किया है और पैतृक संपत्ति जो पुरानी संपत्ति चली आ रही है उसको माना जाता है। तो जो स्वयं ने अर्जित की है उसकी जो परिस्थिति होगी वह ऊंची होगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से धन कमाया है, उस ईमानदारी से कमाए गए धन की परिस्थिति भी ऊंची मानी जाती है। सभी समाजों में मात्र संपत्ति एवं धन ही व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारित नहीं करते हैं, वरन संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय की प्रकृति, प्रजाति की सदस्यता आदि भी इसमें महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहला आधार है संपत्ति, धन और आय, जिसके आधार पर हम वर्गों का निर्धारण करते हैं। लेकिन केवल धन, संपत्ति या आय के आधार पर ही वर्ग की परिस्थिति निर्धारित नहीं होती। उस व्यक्ति ने ये चीज़ें किस तरीके से अर्जित की हैं, किस प्रकार से कमाया है, धन को किस प्रकार से उसने कमाया है, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं कि आप व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसको किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। दूसरा बिंदु है परिवार एवं नातेदारी। भारत ही नहीं वरन अन्य देशों में भी व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारित करने में व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति एवं उसके नातेदारों की सामाजिक परिस्थिति भी महत्वपूर्ण है। जैसे टाटा, बिड़ला, डालमिया एवं नेहरू खानदान में पैदा हुए लोगों को स्वतः ही उच्च वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया और इन परिवारों के विवाह संबंधियों की स्थिति भी उच्च समझी जाती है। भारत जैसे देश में जहाँ प्रदत्त परिस्थिति का अधिक महत्व है, परिवार एवं नातेदारी के संबंध व्यक्ति की वर्ग सदस्यता तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सामंत व्यवस्था में एक राजा के पुत्र की वर्ग स्थिति इसलिए ऊंची होती है क्योंकि उसका संबंध राजघराने से है। ये दूसरा महत्वपूर्ण आधार है जिसमें हम परिवार और नातेदारी को शामिल करते हैं। अगर हमारे पूर्वज बड़े घराने से संबंधित हैं तो व्यक्ति अपने आप ही उच्च परिस्थिति धारण कर लेता है। तीसरा है निवास की स्थिति। व्यक्ति का निवास स्थान कहाँ है और उसके पड़ोसी कौन है, यह भी वर्ग स्थिति को तय करता है। शहरों में विकसित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की प्रतिष्ठा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों से ऊंची होती है। प्राचीन भारत में राजा एवं उससे संबंधित व्यक्ति शहर के केंद्र में रहते थे और निम्न तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का निवास स्थान गांव के बाहर कच्ची झोंपड़ियों में हुआ करता था। अभी अनेक गांवों में यही स्थिति है। तो निवास के आधार पर भी हम वर्गों का विभाजन करते हैं और वर्ग की परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति कहाँ रह रहा है इसके आधार पर भी निर्धारित किया जाता है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति क्या होगी। अगर शहर की प्रतिष्ठित कॉलोनियों में रह रहे हैं तो उनकी प्रतिष्ठा या उनका जो वर्ग है वह स्वतः ही उच्च वर्ग मान लिया जाता है
और अगर हम गंदी बस्तियों में या स्लम्स में रह रहे हैं तो उनकी परिस्थिति को समाज में नीचा माना जाता है। अगला विभाजन का आधार है निवास स्थान की अवधि। एक व्यक्ति की वर्ग स्थिति तय करने में यह बात भी देखी जाती है कि उसका संबंध किसी ऐसे पुराने परिवार से है या नहीं जो भूतकाल में प्रतिष्ठित रहा है, या कहीं वह घुमक्कड़ परिवार का सदस्य तो नहीं है। भारत में एक व्यक्ति के गतिशील न होने का एक कारण यह भी है कि वह अपने पूर्वजों के निवास स्थान को छोड़ना नहीं चाहता। उसके साथ उसके भावनात्मक संबंध होते हैं। नवीन स्थान पर जाने में उसकी वर्ग स्थिति खतरे में पड़ जाती है। जो लोग सदा इधर उधर घूमते हैं उनकी वर्ग स्थिति भी ऊंची नहीं मानी जाती। ये निवास स्थान के आधार पर वर्ग का विभाजन है। अगर लंबे समय से व्यक्ति एक ही स्थान पर रह रहा है, अपने पूर्वजों के निवास स्थान को वह नहीं छोड़ता है, तो समाज में स्वतः ही उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, जो उसका वर्ग होता है, वह उच्च वर्ग में माना जाता है। इधर उधर घूमने वाले या घुमक्कड़ परिवार से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनकी परिस्थिति समाज में अपेक्षाकृत निम्न मानी जाती है। अगला निर्धारण या आधार जो है विभाजन का वह है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति भी व्यक्ति की वर्ग स्थिति को निर्धारित करती है। प्राध्यापक, चिकित्सक, प्रशासक, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ आदि की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, फिर भी इन्हें समाज में साधारणतः उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त होती है। दूसरी ओर तस्कर, शराब के ठेकेदार और वेश्याओं के पास धन अधिक होने पर भी उनकी सामाजिक वर्ग की जो स्थिति है वह ऊंची नहीं होती। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में पठन पाठन एवं पूजा करने वाले पुरोहितों के व्यवसाय को श्रेष्ठ माना गया है, जबकि पश्चिमी समाजों में उद्योग, व्यापार, शिक्षा एवं विज्ञान से संबंधित लोगों की वर्ग स्थिति ऊंची मानी जाती है। ये व्यवसाय की जो प्रकृति है इसके आधार पर वर्गों का विभाजन बताया गया है कि अगर व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित है, जैसे मान लीजिए चिकित्सक है, प्रशासक है या प्राध्यापक है, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है समाज में जो उसका वर्ग होता है वो उच्च वर्ग का माना जाता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो शराब के ठेकेदार या तस्कर जो होते हैं, जिनके पास इन लोगों की अपेक्षा अधिक धन होता है, लेकिन फिर भी इनका जो सामाजिक वर्ग होता है इसकी परिस्थिति समाज में उच्च नहीं मानी जाती है। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो प्राचीन समय से यही चला आ रहा है, पुरोहितों के व्यवसाय को श्रेष्ठ माना गया है, जबकि अगर हम पश्चिमी समाजों में चले जाएं तो वहाँ पर उद्योग, व्यापार, शिक्षा एवं विज्ञान से संबंधित जो लोग होते हैं उन लोगों का सामाजिक वर्ग उच्च प्रतिष्ठा वाला माना जाता है, क्योंकि इन सभी लोगों ने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर ये वर्ग स्थिति हासिल की है, इसीलिए इनकी परिस्थिति को ऊंचा माना जाता है। अगला बिंदु है शिक्षा। शिक्षा लगभग सभी समाजों में व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी डिप्लोमा, औद्योगिक ज्ञान, कला एवं विज्ञान में दक्ष होने पर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। भारत जैसे देशों में आर्थिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की वर्ग स्थिति ऊंची होती है। औद्योगिकरण एवं विज्ञान के प्रसार के साथ साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और उन्हें उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त होने लगी है। ये अगला आधार है वर्ग विभाजन का शिक्षा के रूप में। और शिक्षा को लगभग सभी जो वर्ग हैं उस वर्ग स्थिति को निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। उसने किस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया है, किस क्षेत्र में उसकी शिक्षा अधिक है, उसके आधार पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण किया जाता है। अगला है धर्म।
सभी समाजों में और विशेषतः परंपरागत समाजों में व्यक्ति की वर्ग स्थिति के निर्धारण में उसकी धार्मिक स्थिति भी महत्वपूर्ण रही है। धार्मिक कर्मकांडों को कराने वाले पुरोहितों को समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों और योगियों को सम्मान एवं आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ये धर्म के आधार पर वर्गों का विभाजन है। अगर मान लीजिए धार्मिक कर्मकांड करने वाले पुरोहित हैं या ऋषि मुनि हैं, योगी व्यक्ति हैं, तो उनको समाज में हमेशा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। और जिन व्यक्तियों को समाज में हम आदर की दृष्टि से देखते हैं वो स्वतः ही उच्च वर्ग में माने जाते हैं। ये विभिन्न आधार हैं वर्ग विभाजन के, जो निर्धारण है भारत के हिसाब से कि भारत में वर्ग विभाजन के आधार क्या क्या हैं, किन किन आधारों पर भारतीय समाज में वर्ग पाए जाते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति का व्यवसाय, उसकी शिक्षा, उसका परिवार, उसकी नातेदारी, ये सारी चीज़ों का योगदान रहता है कि व्यक्ति किस वर्ग से संबंधित है, कौन से वर्ग की सदस्यता उसको मिलनी चाहिए और समाज में उस वर्ग की क्या परिस्थिति है, क्या प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से भारत में वर्ग विभाजन के विभिन्न आधार हैं जो हमें यह बताते हैं कि समाज में किस प्रकार से वर्गों का विभाजन किया गया है और उस विभाजन के साथ साथ उन वर्गों की समाज में क्या प्रतिष्ठा रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।